गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने ये स्टडी किया था कि कैसे नेशनलिज्म इन इंडिया स्टार्ट हुई थी, जिसमें हमने लास्टली द अराइवल ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया के वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि 1915 में आफ्टर द अराइवल 1915 में वो इंडिया आए थे। इससे पहले वो साउथ अफ्रीका में थे और वहाँ पे जो रेसिस्ट डिस्क्रिमिनेशन था या जो रेसिस्ट कानून था एपार्थाइड, उसके अगेंस्ट वहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह करे और मीनिंग ऑफ सत्याग्रह समझा था। तो फाइनली जब हम लास्ट में जब पढ़े तब हमने ये पढ़ा था कि कैसे उन्होंने 3 सत्याग्रह किए थे। सबसे पहली शुरुआत उन्होंने करी थी इन चंपारण फ्रॉम बिहार, वहाँ से उन्होंने करी थी। वहाँ पर सत्याग्रह करने का कारण ये था कि वहाँ के जो प्लांटर्स थे यानी कि फार्मर्स थे, उनसे फोर्सफुली इंडिगो कल्टीवेट करवाया जा रहा था रादर देन जो स्टेपल डाइट जो उनकी राइस कल्टीवेशन का सीजन होता था उसमें भी उनसे इंडिगो ही कल्टीवेट करवाया जाता था फोर्सफुली। देन हमने खेड़ा सत्याग्रह के बारे में पढ़ा था, जिसमें खेड़ा सत्याग्रह में क्या हुआ था कि जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट थी गुजरात में, वहाँ पर क्रॉप फेल हो गई थी। ओके, बट उसके बावजूद जो ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे वो उनसे रिवेन्यू कलेक्ट करना चाहते थे फोर्सफुली, तो उसके अगेंस्ट गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। एंड फाइनली हमने पढ़ा था जब उन्होंने गुजरात में जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उनके लिए सत्याग्रह किया था। आज हम उसका आगे पढ़ेंगे रौलाट एक्ट। ओके, ये ब्रिटिशर्स ने रौलाट एक्ट पास किया था, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बट लेकिन अभी थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। ये जो लॉ पास किया था ब्रिटिशर्स ने इस वजह से पास किया था कि उस समय जो वेरियस पॉलिटिकल लीडर्स थे जो कि सत्याग्रह में जो रहे थे और जगह जगह सत्याग्रह जस्ट गांधी जी वॉज वेरी मच इंस्पिरेशनल टू अदर पॉलिटिकल लीडर्स एज वेल। तो इस वजह से कई जगहों पर सत्याग्रह होने लगे, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं डर गए कि अगर ये सत्याग्रह जगह जगह पे हुए तो हमें इनकी हर डिमांड माननी पड़ेगी। तो उन्होंने एक रौलाट एक्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसके तहत कोई भी पर्सन जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर थ्रेट, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि इससे है इस पर्टिकुलर पर्सन से हमें किसी भी टाइप का थ्रेट है, कोई नुकसान हो सकता है इन फ्यूचर, तो उसको बिना किसी ट्रायल के वो लोग उसे जेल में डाल देते थे। बिना किसी ट्रायल का मतलब कोर्ट में प्रोसीडिंग्स किए बिना। फॉर एन एग्जाम्पल, आज अगर हम कोई भी ऑफेंस करते हैं, क्रिमिनल ऑफेंस अगर हम क्रिएट करते हैं, तो पुलिस को क्या करना पड़ता है, जुडिशियरी के पास जाना पड़ता है, जुडिशियरी कोर्ट के पास जाना पड़ता है, वहाँ पर एक वारंट इशू करवाना पड़ता है कि हम इस पर्टिकुलर पर्सन को क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, किस बेसिस पर अरेस्ट कर रहे हैं, हमारे पास क्या एविडेंसेस हैं। ओके, इस बेसिस पे वो वारंट इशू होता है, फिर उसको अरेस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद भी उसको वापस कोर्ट में पेश किया जाता है, वहाँ पे सारे एविडेंसेस रखे जाते हैं, उसके बाद उस पर कोर्ट के सामने सारी दलीलें रखी जाती है, उसके बाद उसको कोई सजा सुनाई देती है, उसको इम्प्रिजमेंट दिया जाता है। बट लेकिन रौलाट एक्ट के तहत ऐसा कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जा रहा था। अगर ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा लगता है दैट पर्टिकुलर पर्सन, या पुलिस जो ब्रिटिश पुलिस है उसको ऐसा लगता है दैट पर्टिकुलर पर्सन इज अ थ्रेट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उस पर्सन को बिना किसी ट्रायल के लिए कितने भी समय के लिए उसको जेल में डाला जा सकता है। ओके, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि रौलाट एक्ट के बाद क्या कंट्रोवर्सीज हुई, क्या मूवमेंट्स हुए, ये हमें इस पूरे टॉपिक में पढ़ना है। ओके, सो इसके हम वापस हम बुक के थ्रू ही पढ़ेंगे। ओके, so on page number 31, 1.2, the Rowlatt Act. Emboldened with the success, Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act 1990. अब जब 1919 में रौलाट एक्ट पास हो गया था, ओके, तो गांधी जी ने ये डिसाइड किया कि नेशन वाइड सत्याग्रह हमें करना पड़ेगा। तो नेशन वाइड हमें सत्याग्रह करना पड़ेगा ताकि ब्रिटिशर्स को हम मजबूर कर सके कि वो अपना जो एक्ट है उसको वापस ले सके। दिस एक्ट हैड बीन hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members। अब इसको पास करने के लिए जो अथॉरिटी थी वो कौन सी थी, इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिस डिस्पाइट ऑफ द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स, जिसमें इस पूरे काउंसिल में इंडियन मेंबर्स पॉलिटिकल लीडर्स भी थे, बट लेकिन उनकी अपोजिशन के बावजूद भी
इस एक्ट को पास किया गया। इट गिव द गवर्नमेंट द इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। इस रॉवलाट एक्ट के तहत गवर्नमेंट को इतनी ज़्यादा पावर मिल गई कि वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ आइदर अगर वो एक सत्याग्रह या पीसफुल प्रोटेस्ट भी है तो उसके अगेंस्ट वो उसको सप्रेस कर सकते हैं, मतलब उस प्रोटेस्ट को वो ख़त्म कर सकते हैं। मैंने एनॉर्मस पावर मिल चुकी थी और पीपल्स को जो भी उस समय जो भी सत्याग्रह में जो पार्टिसिपेट करते थे उनको जेल में डाल दिया जाता था। एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। मतलब कि किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को 2 साल तक जेल में रख सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ एनी ट्रायल, यानी कोर्ट में पेश किए बिना। अगर किसी पर्सन, अगर जो गवर्नमेंट है उसको ऐसा लगता है दिस पर्सन इज ए थ्रेट टू गवर्नमेंट, तो उसको जेल में डाल दिया जाता था विदाउट एनी काइंड ऑफ ट्रायल। Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience against such unjust law, which would start with a हड़ताल on 6th of April। At that time महात्मा गांधी ने एक non-violent movement start किया known as civil disobedience movement, जिस for this unjust law, और इसके लिए उन्होंने शुरुआत की थी on 6th of April, जहाँ पर उन्होंने नेशन वाइड हड़ताल एज्यूम करने के लिए कहा गया था by the Indians। Rallies were organized in various cities. Workers went on strike in railway workshop and shops were closed down। अब वेरियस सिटीज़ में इसके लिए रैलीज ऑर्गेनाइज की गई। इसके साथ साथ जितने भी वर्कर्स थे जो फैक्ट्री में वर्क करते थे उन्होंने वो स्ट्राइक पे चले गए, मतलब काम पर नहीं गए, जो रेलवे वर्कशॉप्स या फैक्ट्रीज में काम करते थे, और जितनी भी जो शॉप्स थी उनको क्लोज कर दिया गया, यानी बंद कर दिया गया। अलार्म्ड बाय द पॉपुलर upsurge and scared that lines of communication such as railway and telegraph would be disrupted, the British administration decided to clamp down on nationalists. Local leaders were picked up from Amritsar and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi। अब by the time Britishers को डर लगने लगा कि कहीं इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या इस हड़ताल की वजह से जो उनकी जो रेलवे और टेलीग्राफ लाइन है, जो रेलवेज़ के थ्रू जो अपना गुड्स ट्रांसपोर्ट करते थे, टेलीग्राफ जो पोस्टल जो सर्विसेज है वो कहीं बंद ना हो जाए, तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया कि जितने भी नेशनलिस्ट उनको क्लैम्प डाउन करना, मतलब कि उनको रोकना और उनको रोकने के लिए क्या करने लगे, जितने भी जो जगह जगह पे जो हड़ताल थे पर्टिकुलर रीजन में, जो एक पर्टिकुलर रीजन का जो लोकल लीडर्स हुआ करते थे, तो उनको जेल में डाल दिया गया। इसके साथ साथ महात्मा गांधी पर दिल्ली के अंदर एंटर करने पर बैन लगा दिया गया। अब इसी बीच 4 दिन बाद ऑन 10th of April द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन ए पीसफुल प्रोसेशन। इसी दौरान एक और चीज़ ये हुई कि जब 10th of April के दिन अमृतसर में एक पीसफुल प्रोसेशन यानी कि एक पीसफुल जुलूस निकला था अगेंस्ट द रॉलाट एक्ट, ओके। पर लेकिन provoking widespread attacks on bank, post office and railway station। अब क्या हुआ, ऑन 10th of April अमृतसर की जो पुलिस ने वो इस पीसफुल जो प्रोसेसन था उस पर गोली चला दी थी, जिसके तहत एज ए रिजल्ट जब कोई एक्शन हुआ तो उसके तहत जो रिएक्शन ये आया कि जो जितने भी जो प्रोसेसन में जितने भी पर्सन जो पीसफुली कर रहे थे वो अब प्रोसेसन वायलेंट में तब्दील हो गया, और उन्होंने उस पर्टिकुलर एरिया की जितने भी बैंक्स थे, पोस्ट ऑफिस थे और रेलवे स्टेशंस थे उन पर अटैक कर दिया गया, जिसके तहत वहाँ के जो जनरल थे, जो उनकी मिलिट्री के जो हेड थे, उन्होंने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। मार्शल लॉ बच्चों एक टाइप का मिलिट्री इम्पोजिशन होता है जिसमें हर चीज़ की रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है। अगर हम बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो जो कर्फ्यू वाली सिचुएशन होती है, जब कहीं राइट्स हो जाते हैं तो हम कर्फ्यू लगा देते हैं दैट किसी का भी घर के बाहर निकलना या सड़कों पे घूमना मुमकिन नहीं है। कोई ग्रुप्स नहीं बना सकते, 3 से 4 जने एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, है ना। सो मार्शल लॉ जो है वो हम इससे पहले अगर हमने इसका जिक्र हमने जर्मनी में पढ़ा था व्हेन वी वर इन क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, जहाँ पर हिटलर ने मार्शल लॉ लगा के मिलिट्री लॉ लगा दिया था, जिसके तहत
वहाँ पर उन्होंने डिक्टेटरशिप स्टार्ट कर दी थी। मार्शल लॉ यहाँ पर वही है जहाँ पर पूरा जो कंट्रोल होता है डिसीजन लेने का वो मिलिट्री लेती है, मैंने यानी कि मिलिट्री के जो हेड होते हैं उस पर्टिकुलर रीजन में वो लेते हैं। वैसे पंजाब में जनरल डायर थे मिलिट्री के हेड, तो उन्होंने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। मतलब यहाँ पर जो भी डिसीजन लेने के पावर्स वो अब डायरेक्ट मिलिट्री के पास रहेंगे, वो गवर्नमेंट लायबल नहीं होगी। जनरल डायर टुक द कमांड एंड जैसे मार्शल लॉ लगा तो जनरल डायर ने पूरे उस पर्टिकुलर रीजन की, अमृतसर रीजन की कमांड ले ली। सो ऑन 13th of April द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। और इसी मार्शल लॉ की वजह से जो इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट है, जो कि आप बचपन से ही फ्रॉम क्लास 5th 6th ऑनवर्ड्स आप इसको पढ़ते आ रहे हैं, तो ये जलियांवाला बाग मैसेकर इसी डेट को ऑन 13th of April को अकर हुआ था। ऑन दैट डे ए लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द इनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग जो एक गार्डन है अमृतसर में सिचुएट करता है, जो कि जिसमें शायद एक या दो ही एंट्री एग्जिट पॉइंट है और पूरा इनक्लोज है, यानी कि पूरी तरीके से वो बंद है। यानी कि जैसे मैंने बताया आपको कि देयर आर ओनली नंबर ऑफ एंट्रेंस एंड एग्जिट पॉइंट। तो यहाँ पर एक क्राउड गैदर हुआ था। ओके, सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट न्यू रिप्रेसिव मेजर। उसमें से कुछ ऐसे थे कुछ पीपल्स ऐसे जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में शामिल होने आए थे, जो यहाँ पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट ही था। और उसमें से कुछ ऐसे थे जो कि इस बाग में, जलियांवाला बाग में एक बैसाखी का फेयर लगता है, मीन्स ऑन द मंथ ऑफ अप्रैल एज पर द पंजाबी कैलेंडर बैसाखी मंथ होता है, तो बैसाखी का मेला लगा हुआ था। तो इस वजह से भी कुछ पीपल्स जलियांवाला बाग उस फेयर को अटेंड करने आए थे। सिंस बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी मैनी विलेजर्स वर अवेयर ऑफ द मार्शल लॉ दैट हैज़ बीन इम्पोज। सिंस वहाँ पे जो पीपल्स इकट्ठा हुए थे, मोस्ट ऑफ देम वेर विलेजर्स पीपल, मतलब आउट ऑफ द सिटी से आए थे, और वो लोग अवेयर नहीं थे कि मार्शल लॉ इम्पोज हो चुका है। आज की तारीख में तो हमारे पास न्यूज़ होते हैं, न्यूज़ चैनल्स होते हैं, बट इन अर्लियर टाइम्स कम्युनिकेशन जो था वो इतना इजीली नहीं हो पाता था। बहुत सी बार ऐसे कोई लॉ या कोई खबर होती थी वो बहुत लेट तक पहुंचती थी। इसी वजह से कम्युनिकेशन गैप की वजह से बहुत सारे ऐसे विलेजर्स जो थे वो अनअवेयर थे मार्शल लॉ की, लॉ जो है वो इम्पोज जो है। सो जनरल डायर ने क्या किया, इस गैदरिंग को रोकने के लिए, इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए डायर एंटर्ड द एंटायर एरिया ऑफ जलियांवाला बाग, ब्लॉक्ड ऑल द एग्जिट पॉइंट्स। ओके, सारे एग्जिट पॉइंट्स को ब्लॉक किया एंड ओपन फायर्ड ऑन द क्राउड, और ओपनली फायर करना स्टार्ट कर दिया किन पर, जनता पर जो वहाँ पे इकट्ठा हुई थी, विच रिजल्टेड इन किलिंग हंड्रेड्स, यानी कि 100 पीपल्स were died. His object, as he declared later, was to produce a moral effect. जब उनसे बाद में पूछा गया था कि why did you this kind of thing, तो उन्होंने कहा था कि हमें एक moral effect लोगों के मन में डालना था, एक डर की भावना डालनी थी, to create in the minds of सत्याग्रहीज a feeling of terror and awe. मतलब कि हमें सत्याग्रही जितने भी हैं जो सत्याग्रह में शामिल होना चाहते हैं उनके मन में मुझे डर पैदा करना था, इस वजह से मैंने ये मैसेकर को अंजाम दिया था। As the news of Jallianwala Bagh spread, crowd took to the city in many North Indian towns. There were strike clashes with police and attack on government buildings. अब जैसे ही जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में लोगों तक पता चला तो लोग एक जगह इकट्ठा होने लगे, स्पेशली इन द नॉर्थ इंडियन टाउन्स, यानी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये जो रीजन है नॉर्थ इंडियन टाउन्स, वहाँ पे जो बड़े बड़े जो टाउन्स थे, मतलब सिटीज़ थी, वहाँ पर ये क्राउड इकट्ठा होना स्टार्ट हुआ। उन्होंने स्ट्राइक यानी हड़ताल लगाई। इसके साथ साथ क्लैशेस होना स्टार्ट हो गए पुलिस के साथ, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन सीकिंग टू ह्यूमिलेट एंड टेरराइज पीपल। अब जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी इसको रिस्पॉन्ड किया और बहुत ही ब्रूटल तरीके से रिस्पॉन्स किया ताकि लोगों को डराया जा सके, उन्हें ह्यूमिलेट किया जा सके। ओके, सत्याग्रहीज वर फोर्स टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड। जितने भी सत्याग्रहीज थे उनको ब्रूटली मार कर या पीट कर बाय लाठी चार्ज सत्याग्रहीज को फोर्स किया गया था कि उन्हें अपनी नाक जमीन पर रगड़नी पड़ेगी। क्रॉल्स ऑन द
स्ट्रीट एंड डू सलाम टू ऑल द साहिब, ज़मीन में रेंगना होगा एंड जितने भी उनके जो बड़े ऑफिसर्स थे उनको सलाम या सल्यूट करना होगा. पीपल वर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस अराउंड गुरजनवाला इन पंजाब नाउ इन पाकिस्तान वेयर बॉम्ब. और कुछ प्लेसेस में तो ऐसा हो गया था कि उन प्लेसेस में उनको बॉम्ब भी उन्होंने क्राउड को कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया, जस्ट टू टेरराइज द पीपल. सीइंग वायलेंस स्प्रेड महात्मा गांधी कॉल ऑफ द मूवमेंट. जैसे ही महात्मा गांधी को ऐसा लगा कि अब बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट हो रही है एंड सिंस उनका इंटेंशन ये था कि द सत्याग्रह शुड बी अ नॉन वायलेंट मूवमेंट, तो उन्होंने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लिया. अब हम ये तो जान चुके हैं कि ड्यू टू द रौलाट एक्ट और रौलाट एक्ट के अगेंस्ट जो सत्याग्रह स्टार्ट किया था वो एक बहुत ही वाइड स्प्रेड मूवमेंट रहा था, बट स्टिल इट वॉज लिमिटेड मोस्टली टू द सिटीज़ एंड टाउन. बट लेकिन इसका असर या फिर जो पीपल जो सत्याग्रहीज थे वो केवल सिटीज़ या टाउन में ही इसका ज़्यादा ये मूवमेंट स्प्रेड हुआ था. इट वॉज नॉट स्प्रेडेड अप टू द विलेज. ओके, महात्मा गांधी नाउ फेल्ट टू नीड द launch a more broad-based movement in India. और महात्मा गांधी को ऐसा लगा कि that we need to launch a bigger and broad-based movement in India, यानी कि गांव या विलेज तक मूवमेंट को स्प्रेड करना पड़ेगा. बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग द but he was certain that no such movement would be organized without bringing the Hindus and Muslims closer together. बट लेकिन वो इस बात सर्टेन थे कि ऐसा कोई मोमेंट नहीं होना चाहिए जहाँ पे हिंदू मुस्लिम अलग अलग हों, इनको साथ ही मिलकर इन मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना है. वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वॉज टू टेक अप द खलीफत इशू. ओके, ऐसे एक तरीका उन्होंने ये देखा कि क्यों ना हम खलीफत इशू का यूज़ करें. कैसे क्या था खलीफत इशू एंड व्हाट वाज इट, आइए जानते हैं. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड ended with the defeat of Ottoman Turkey, and there was rumor that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Emperor, the spiritual head of the Islamic world, the Khalifa. To defend the Khalifa's temporal power, a Caliphate committee was formed in Bombay in 1990. A young generation of Muslim leaders like brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass on the action. अब क्या हुआ था, जो ऑटोमन एम्पायर जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जब उसको हार हुई तो उसमें टर्की ने भी उसका साथ दिया था. ऑटोमन टर्की ने, तो उसकी हार हो चुकी थी. अब ऐसे र्यूमर्स या मतलब अफवाहें थी कि एक हार्श पीस ट्रीटी. ओके, हार्श मतलब बहुत ही कठोर शांति समझौता साइन होगा बिटवीन द ब्रिटिशर्स यानी यूनाइटेड किंगडम एंड द पीपल ऑफ जो टर्की हैं उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट. ओके, हम इससे पहले ये चीज़ हम रशिया में पढ़ चुके हैं. एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एट द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब एंड हुआ था तो जर्मनी पर बहुत ही हार्श इम्पोजिशन लगा दिए गए थे. ओके, ट्रीटी, और उसके साथ रशियन जो गवर्नमेंट थी उनके साथ जो ट्रीटी हुई थी वो भी बहुत ज़्यादा हार्श थी. सेम वैसे ही कुछ ट्रीटी जो पीस ट्रीटी थी वो ऑटोमन टर्की या फिर जो डिफिटेड टर्की था, टर्की जो कंट्री थी उनके जो स्पिरिचुअल हेड थे, यानी फिर यूं समझ लीजिए ऑटोमन एम्पायर जो टर्की के जो एम्पायर थे जो जिनको खलीफा के नाम से जाना जाता है, तो उन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट उनके साथ एक ट्रीटी साइन कर रहे थे और उसके साथ साथ कुछ इम्पोजिशन भी लेके आ रहे थे अगेंस्ट द खलीफा. अब इस खलीफा टेम्परल पावर्स को डिफेंड करने के लिए कमेटी बनाई गई इन द मार्च 1990. इसमें जो यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स थे, स्पेशली मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इन्होंने ही इस मूवमेंट को लीड किया था, विच इज़ ऑल्सो नोन एज खिलाफत मूवमेंट. ओके, ये तो इन लीडर्स ने महात्मा गांधी से डिस्कस किया कि कैसे इस मूवमेंट को नेशनल मूवमेंट बना के इसको यूनिफाइड किया जाए और हम टर्की के जो गवर्नमेंट है उनका सपोर्ट करें. एट द गांधी जी about the possibility of united mass action on the issue. Gandhi saw this as an opportunity to bring Muslim under the umbrella of an unified national movement. अब तो गांधी जी को ये एहसास हुआ कि क्यों ना हम
इन लीडर्स के साथ मिलके हम बात करें, जिससे क्या होगा कि जितने भी जो मुस्लिम्स कम्युनिटी ऑफ पीपल हैं वो कहीं ना कहीं यूनाइटेड आ जाएंगे फॉर दिस कॉज. At the end, Kolkata session of the Congress in September 1920, he convinced other leaders to need to start a non-cooperation movement in support of Khalifat as well as for Swaraj. अब जो ब्रिटिशर जो ट्रीटी इम्पोज करना चाहते थे उसके अगेंस्ट जो खिलाफत मूवमेंट में वो ये चाह रहे थे कि जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के पीपल्स हैं जो कि खिलाफत मूवमेंट में साथ दे रहे हैं, तो जितने भी अदर नेशनलिस्ट लीडर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की गई, अपील की गई कि इस खिलाफत मूवमेंट पे हमें भी सहयोग देना चाहिए बाय लॉन्चिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द सपोर्ट ऑफ द खिलाफत मूवमेंट एंड एज वेल एज फॉर स्वराज. यानी कि हम खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, हम इंडियंस जो कि आप टर्की के अगेंस्ट जो भी आप पीस जो ट्रीटी आप साइन करवाना चाहते हैं वो आप ऐसा ना कर, कोई भी हार्श इम्पोजिशन टर्की पर ना किया जाए बाय द यूनाइटेड किंगडम, ओके, यानी बाय द ब्रिटिशर्स. इसके सपोर्ट के लिए उन्होंने शौकत अली एंड मोहम्मद अली इन दोनों से बातचीत की और यहाँ पे जो भी मुस्लिम कम्युनिटी इस खिलाफत मूवमेंट में सपोर्ट कर रही थी उनको इस बात का भरोसा दिलाया कि दैट वी ऑल इंडियंस आर इन सपोर्ट ऑफ दिस मूवमेंट, और इसकी वजह से उन्होंने एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का लॉन्च किया फॉर द सपोर्ट ऑफ द खिलाफत एंड एज वेल एज फॉर द इंडिपेंडेंस. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली व्हाई नॉन कोऑपरेशन, ओके, कि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्यों इनिशिएट किया गया और क्या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या सारे इस मूवमेंट में क्या क्या हिस्सा था, मतलब क्या क्या चीज़ें पीसफुली इंडियंस के थ्रू महात्मा गांधी जी ने सबको प्रोवोक किया, मतलब सबको इंस्पायर किया कैसे इस मूवमेंट को लीड करना है और कैसे लोगों ने इसमें साथ दिया, इसके बारे में हम जानेंगे.